this particular class, today we'll talk about alpha disintegration and its theory. Basically, there are two theories in your course. One is based on your classical physics, the other one is your based on quantum physics. In this particular class, we'll talk about the classical version. Okay, so before this, first we'll talk about what is alpha disintegration. होता क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है, that is consisting of neutron and proton. ओके और आपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग वगैरह में भी देखा है कि आपकी जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स जो हैं दे गॉट रिपल्शन फ्रॉम दिस हाईली कंसंट्रेटेड मास, है ना. बेस्ड ऑन दिस रदरफोर्ड सजेस्ट सम मॉडल. ओके, तो आपके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स जो हैं वो फोर्स फेस करते हैं, रिपल्सिव फोर्स when they pass near toward this nucleus. It's not possible for them to penetrate through this nucleus and come over the other side, है ना. तो ये इस तरीके का जो डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के पास जैसे ही आप पहुंचोगे जो चार्ज पार्टिकल है उसको जो है रिपल्सिव फोर्सेस जो है फेस करने पड़ते हैं. मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर के पास जो है आपके रिपल्सिव फोर्स जो है होते हैं. ठीक है, तो आपके न्यूक्लियस जो होता है उसमें अगर हम एक किसी एटम का बात करें कि ए अगर उसका एटॉमिक मास है और जेड उसका एटॉमिक नंबर है, तो जेड तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है, और ए माइनस जेड जो हो गए आपके न्यूट्रॉन्स. ठीक है, जिनको हम जॉइंटली जो न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं तो इनको जॉइंटली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, अब क्या है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए था. न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो लेकिन हमारे न्यूक्लियस तो इतनी स्मॉल होती है, 10⁻11 के मीटर के ऑर्डर की होती है, तो उसमें इतने सारे स्ट्रॉन्ग मतलब जो पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल्स उनको रखने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं. ठीक है, और बाहर जो है आपका हो सकता है कि आपको अट्रैक्टिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं तो वो बाउंडेड है आपके न्यूक्लियस से, तो आपके कूलम फोर्सेस जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कूलम फोर्सेस तो क्या है आपके न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करते हैं सिर्फ, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है कूलम फोर्सेस का नेचर है आपका रिपल्सिव. ठीक है, कि आपका रिपल्सिव फोर्सेस जो है जो कि होगा प्रोटॉन के बीच में बिकॉज ऑफ देयर सेम चार्ज, तो कूलम रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटॉन्स को वो दूर फेंकें. ठीक है, साइमल्टेनियसली आपके शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी लग रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि दे ओवरकम दिस कूलम फोर्स. बिकॉज ऑफ दिस ऑल द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड इन दिस न्यूक्लियस. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं लेकिन वो काफ़ी वीक होते हैं, तो उनका जो इफेक्ट है वो हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं. ठीक है, वेरी वीक. तो आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी जो है बेसिकली जो है दैट इज गवर्न बाय दिस शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. ओके, तो आपकी जो जितने नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियॉन्स के प्रोपोर्शनल हो गया है आपका ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर एटॉमिक मास. ए के ऊपर डिपेंड करता है. अब हम बात करते हैं कि हाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है उस हमने देखा कि आपके जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर एमिट करते हैं, न्यूक्लियस से बाहर आपके निकल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा एमिशन. ठीक है, अल्फा एमिशन क्या है कि आपकी कोई न्यूक्लियस है, कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर से आपको एक अल्फा पार्टिकल जो है निकलता है वो दिखाई देता है. मतलब आपने ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल इज कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा एमिशन, अल्फा पार्टिकल एमिशन भी सिंपली बुलाते हैं. तो देखा गया है कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसको कभी कभी हम हीलियम एटम की न्यूक्लियस भी बुलाते हैं कि हीलियम एटम की जो न्यूक्लियस होती है दैट इज योर अल्फा पार्टिकल. ठीक है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स को बाउंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट हैज बीन फाउंड ऑफ वेरी हाई वैल्यू. ठीक है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज क्वाइट हाई बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, तो काफ़ी हाई बाइंडिंग एनर्जी होने की वजह से क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर अल्फा पार्टिकल आपका न्यूक्लियस से बाहर आता है तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है दैट इज
sufficient for the particle alpha particle to escape from the nucleus. अब पहले आप बाइंडिंग एनर्जी का मैं थोड़ा सा रिवीजन कराती हूँ. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट यूनिट में. बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि दो पार्टिकल्स जो हैं अगर आप उनको बाउंड करोगे, ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है. या फिर होता क्या है इन एक्चुअल जो आपके न्यूक्लियस की फॉर्मेशन जो हो रही है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को जब हम पास लेके आ रहे हैं तो आपका जो है जो न्यूक्लियस जो बन रहा है उसको हम अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं, ठीक है. सो इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ योर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की हमारे 2mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वलेंट जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू mc² होता है ना. हमने डिस्कस किया था मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट. तो मास डिफेक्ट का में क्या था कि आपके कितनी एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लगे हुए हैं, ठीक है, इनटू में आपके कितने नंबर मतलब ये जो एक्चुअल जो इसका मास यहाँ पे जो बना है अल्फा पार्टिकल का m, इसको अल्फा आप लिख सकते हैं, ठीक है. तो वो जो चीज है इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है, कि आपका जो एक्चुअल जो मास होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल दैट इज डिफरेंट देन द सम ऑफ योर टोटल इंडिविजुअल मासेस ऑफ योर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. तो ये जो मास होता है ये कहाँ जाता है, ये जो मास डिसअपियर हो गया, जो मास की कमी आई कि एक्चुअल मास तो आपका ज्यादा होना चाहिए था इनका सम, लेकिन हमें मिला कुछ कम, ठीक है. डेल एम की सर्टेन फाइनाइट वैल्यू मिली, इसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम डेल एम c² अगर एनर्जी बोले तो दिस एनर्जी इज योर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है. तो आपकी एनर्जी क्या होती है इन केसेस में रिलीज, ठीक है. एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे जो मास डिफेक्ट है वो आया आपका पॉजिटिव, कि आपकी जो कंस्टिट्यूएंट मासेस जो थे वो ज्यादा थे बजाय के जो आपके एक्चुअल जो मासेस था वो, ठीक है. तो ये जो डिफरेंस आया है मास डिफेक्ट का उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो एनर्जी होगी रिलीज, ठीक है. तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है. तो अल्फा पार्टिकल इज लाइक वन ऑफ दोज पार्टिकल जिनके लिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो फॉर्मेशन होती है तो रिलीज होती है, ठीक है. तो रिलीज जो हो रही है एनर्जी अल्फा पार्टिकल के फॉर्मेशन की वजह से, तो वो एनर्जी जो है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मैंने बोला ना कि अल्फा पार्टिकल की 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है. तो ये जो एनर्जी है ये काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है. तो होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और इन बिटवीन कहीं पे क्लस्टर बन जाता है कि आपके 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स जो है एक किसी पर्टिकुलर जगह पे क्लस्टर बना लिया और इकट्ठे हो गए. तो ये एक अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. और ये पार्टिकल जैसे ही ये चीज होगी मतलब ये इस सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट होगी कि अल्फा पार्टिकल बन गया और उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा विद इन न्यूक्लियस. तो ये क्या करेगा, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट विल प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू अल्फा पार्टिकल, ठीक है. और ये काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होगी दैट इट कैन टेक आउट द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, ठीक है. न्यूक्लियस को बाहर ले आएगा अल्फा पार्टिकल को. कहने का मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के अंदर बनेगा तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि वो न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी जो हमें चाहिए होती है, एस्केप वेलोसिटी उससे ज्यादा होती है और आपकी किसी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी टी अल्फा के साथ जो है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं, ठीक है, विच कंटेन्स अराउंड 210 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है. तो उसमें क्या होते हैं कि आपके जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस जो होते हैं जो न्यूक्लियस को होल्ड करके रखते हैं, जो मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अमंग जो फोर्स होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस, वो जो है इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो काउंटर बैलेंस कर पाए म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्सेस को, ठीक है. मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में 2 तरीके के फोर्सेस हैं, प्रोटॉन हैं बहुत सारे, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है. तो इनके बीच में क्या होता है कि आपके रिपल्सिव फोर्सेस भी लग रहे हैं कि ये एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, और ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपके शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं. लेकिन जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाते हैं तो आपके रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं
वो ओवरकम कर देते हैं, ठीक है, योर अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज फोर्सेस। अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली इनको बोलते हैं, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो होते हैं, ठीक है। तो आपके क्या है, कंडीशन इस तरीके की हो जाएगी कि आपका एक क्लस्टर ऐसे बनने की सिचुएशन हो जाएगी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है एक जगह थोड़ा इकट्ठे हो गए हैं, तो वो अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन को सपोर्ट करेंगे, और अल्फा पार्टिकल की जैसे ही फॉर्मेशन होगी एनर्जी रिलीज होगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होगी वो उसको एस्केप एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू दिस अल्फा पार्टिकल देगा, और अल्फा पार्टिकल जो है आपका बाहर आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटली आल्सो इट हैज बीन फाउंड कि अल्फा पार्टिकल जो है इस यूरेनियम 92 एंड 238 जो न्यूक्लियस है उसके अंदर से जो अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है दैट हैज एन एनर्जी ऑफ द रेंज ऑफ 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये जो है मतलब आपका सपोर्ट कर रहा है इफेक्ट। तो इट हैज बीन फाउंड कि आपके जो न्यूक्लियाई जो होते हैं विद Z ग्रेटर देन 82, ठीक है, जिनके एटॉमिक इसकी नंबर की वैल्यू 82 या इससे ज्यादा होती है, तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं आपके, ओके, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं आपके हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर वन, ठीक है, लाइटर वन में चले जाते हैं, जिनको हम डॉटर न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस भी बोलते हैं इनको। और लाइटर न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस के साथ आपके अल्फा पार्टिकल भी एमिट होंगे, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन 1 में आस्क कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों रिलीज हो रहे हैं, प्रोटॉन या सिंपली न्यूट्रॉन भी तो रिलीज हो सकते हैं, या किसी और तरीके का कोई और पार्टिकल भी रिलीज हो सकता है। तो इट हैज बीन फाउंड कि उनकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हमें बाहर निकालना होता है, या उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो ऐसे नहीं होती है, उस केस में क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो है सप्लाई करनी पड़ती है न्यूक्लियस को, ठीक है। तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी जो है बाहर से देनी पड़ती है अगर हम मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को या बीटा डिके अगर हो रहा है वहां पे, तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी होगा जो न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और वो हेल्प करेगा आपको प्रोटॉन जो है या न्यूट्रॉन एमिट करने में। लेकिन अल्फा पार्टिकल का जो एमिशन होता है ये मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब अपने आप जो होता है, नेचुरली हो जाता है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो अपने आप जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, ठीक है। बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई होती है तो वो अनस्टेबल होती है। वो कब तक अनस्टेबल रहेगी, जब तक कि वो अल्फा एमिट करती रहेगी ताकि कि वो एक स्टेबलाइज जो सिचुएशन है उसको ना अटेन कर ले। स्टेबलाइज कब होगी, जब आपके रिपल्सिव फोर्सेस और शॉर्ट रेंज फोर्सेस जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब तक ये और जैसे ही आपके अट्रैक्टिव और जो रिपल्सिव फोर्सेस है अनइक्वल होंगे, तो आपकी न्यूक्लियस जो है उस केस में डिस्टेबलाइज रहेगी। तो स्टेबलाइज करने के लिए वो आपका अल्फा पार्टिकल एमिट करेगी और एक डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगी। आल्सो इट हैज बीन फाउंड कि आपकी जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, टी अल्फा, दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू योर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या है आपकी, कि आपकी जो पेरेंट जो न्यूक्लियाई है उसका मास का डिफरेंस विद योर डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के जो मास का डिफरेंस है, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की इक्वल जो है आपका अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी वो नहीं मिली है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा रिकॉइल बैक होता है जब आपका अल्फा पार्टिकल उसमें से एमिट होता है टू कंजर्व योर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए न्यूक्लियस आपकी रिकॉइल होती है थोड़ी सी, तो उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यूज हो जाता है। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल का, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू A-4 अपॉन A इंटू क्यू, वेयर A इज योर मास नंबर ऑफ योर ओरिजिनल न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर हम करें कि अल्फा पार्टिकल जो है आपका जो है एटॉमिक मास नंबर A जिनके लिए ग्रेटर देन 210 जिनके लिए होता है,
Z की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 82 के लिए होती है। तो इससे ज़्यादा अगर होता है तो आपका जो न्यूक्लियस जो है वो इनस्टेबल होता है, ठीक है। तो वो स्टेबलाइज करने के लिए खुद को अल्फा पार्टिकल जो है एमिट करेगा, ठीक है। प्रोटॉन एमिशन नहीं होता है क्योंकि उसमें हमें क्या एक्सटर्नल सोर्स से बाहर से उसको न्यूक्लियस को एनर्जी देनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली आपका जो ये हीलियम का जो ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाला आइसोटोप है, अल्फा पार्टिकल तो क्या है 4 2 है, ठीक है। ये हीलियम जो है 3 2 जो है ट्रीटियम वाला जो है वो अगर न्यूक्लियस हम से बाहर जो है एमिशन हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि उस केस में भी हमें बाहर से एक्सटर्नल इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है देना पड़ेगा 9.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमेशा अल्फा पार्टिकल का ही नेचुरल मतलब जो प्रोसेस है वो अल्फा पार्टिकल का ही एमिशन है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि उसको मतलब जो अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन जो होता है तो दैट फॉर्मेशन कम विद द रिलीज ऑफ सम energy which is basically your binding energy of the alpha particle of the order of 28 mega electron volt, ठीक है। So based on this we have discussed the theory of your alpha particle. Now two model have been suggested for alpha particle. One is your classical one, the other one is your quantum, ठीक है। So in the next class we'll talk about your classical model for classical theory for alpha disintegration. Okay.